अस्सलाम वालेकुम, इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है थैलेसीमिया अवेयरनेस। क्या है ये थैलेसीमिया? क्यों इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है? ये सब कुछ हमें हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं डॉक्टर ज़ुल्करनैन साहब। वो हमें गाइड करेंगे इसके बारे में। वो एक मेडिकल ऑफ़िसर हैं, सोशल वर्कर हैं और नाउ वो काम कर रहे हैं हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल जो है मेडिकल मास्टर केयर हॉस्पिटल में वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मैं ठीक। आप ठीक-ठाक? थैंक यू सो मच आपने हमें जॉइन किया, आपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आपने यही भी है कि बेहद शुक्रिया। जी। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि थैलेसीमिया है क्या? ये डिज़ीज़ है क्या? बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इसकी अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है लोगों में? डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है? अ, डॉक हेलो? हेलो? कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं ब्रॉडकास्ट से बाहर चली गई थी, तो अब मैं वापस आ गई हूँ। तो डॉक्टर साहब से हम यही क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या है ये थैलेसीमिया? आखिर ये डिज़ीज़ है क्या? इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना क्यों ज़रूरी है? क्यों लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है डिज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैल रही है और बहुत ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है? तो हमें हमें यही डॉक्टर साहब बताएँगे कि क्या है ये थैलेसीमिया? इसके बारे में क्या है? तो थैलेसीमिया के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि ब्लड एफिशिएंसी की वज़ह से होती है। आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। ब्लड एफिशिएंसी से फिर आप में जो है बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपको डेली बेसिस पे ब्लड लगवाना पड़ता है। और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है कि ये इनकी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है, इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत होती है और इसके लिए आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा ब्लड डोनेट करके। और ये इनहेरिटेड डिज़ीज़ होती है थैलेसीमिया बेसिकली जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इसका ज़्यादातर जो कॉज़ेज़ होते हैं वो यही होता है कि ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। तो इसके लिए यही होता है कुछ सिम्पटम्स आते हैं, कुछ कॉज़ेज़, कुछ प्रिवेंशन्स होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें करनी पड़ती हैं ताकि हम जो है इस डिज़ीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें, अपने बच्चों को इस डिज़ीज़ होने से बचा सकें। ये बच्चे भी जो हैं जी हमें डॉक्टर साहब ने दोबारा जॉइन किया है। आवाज़ आ रही है आपको डॉक्टर साहब? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़, इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो डॉक्टर साहब आप बताएँ कि थैलेसीमिया एक्चुअली है क्या और अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? कुछ आप ईज़ी वर्डिंग में ताकि ऑडियंस को हमारी समझ आए। आवाज़ नहीं आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? थैलेसीमिया के बारे में आप कुछ हमारी ऑडियंस को बताएँ, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी, जी। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताएँ कि ये क्या है और इसकी अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? ये है क्या जी, डिज़ीज़ जी। जो लोगों को मालूम होना चाहिए? थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है जिसमें पैदा होने वाले बच्चे का अपना खून नहीं बनता और ये एक खतरनाक, जानलेवा और मोहलिक बीमारी है और इसमें बीमारी जो है वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होती है। आम तौर पर हम इसे बीमारी नहीं कहते, इसे बीमारी
खून की खराबी कह सकते हैं। यानी कि या ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है अमूमन और वो वालिदैन जो कि दोनों माँ और बाप दोनों कैरियर होते हैं पहले से, तो उनके बच्चों को में थैलेसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसको थैलेसीमिया हम बोल सकते हैं। जी, तो इसके जो हैं कॉज़ेज़ सिर्फ़ पेरेंट्स से ये ट्रांसफ़र हो सकती है, इसके अलावा और कोई इसके कॉज़ेज़ नहीं होते हैं, कोई रीज़न्स नहीं है इसके पीछे? जी। अच्छा ये है कि ये अमूमन समझा जाता है कि ये कज़न मैरेजेज़ इससे ज़्यादा चांसेज़ हैं। उसमें ये है कि देखिए ना पहले से कोई अगर उस फ़ैमिली के अंदर कोई कैरियर है, तो उसमें अगर कोई पहले से थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, तो इस हवाले से उसमें चांसेज़ ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उस फ़ैमिली के अंदर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। बाकी अगर आउट ऑफ फैमिली भी है तो अगर दोनों कैरियर हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर माँ भी कैरियर है और बाप भी कैरियर है दोनों, उसमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इसके। तो इस डिज़ीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कि जिससे ये आगे ट्रांसफ़र ना हो सके? इसकी क्या प्रिवेंशन्स हैं? हुँ। जी, इस पे अगर जब तक हम इसके अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे, इसके यानी कि देख टेस्ट वग़ैरह नहीं करवाएँगे, उस उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अब ये है कि कुछ लोगों को जहाँ पे ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनको पता ही नहीं है कि अगर एक बच्चा पहले से थैलेसीमिक है, तो दूसरे बच्चे तक भी वो टेस्ट नहीं करवाते। उसमें ये है कि उनको पता नहीं होता है कि टेस्ट कब करवाएँ और क्या-क्या हमें क्या कराना चाहिए उसका। और ये है कि अगर जो प्रिवेंटिव में जो हम कर सकते हैं, जो बड़े-बड़े थैलेसीमिक सेंटर हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं कि इस मंथ के अंदर 11 मंथ के अंदर आप टेस्ट करवा सकते हैं। जब प्रेगनेंसी के 11th मंथ हो, तो उसके अंदर टेस्ट करवाएँगे। अगर दो उसमें आप लोग यानी कैरियर नहीं है, तो मतलब ये है कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है और नॉर्मल है। जी ठीक है और क्या होता है कि ये रिकवर कितने अरसे में कर सकते हैं? मतलब इनका रिकवरी जी। पीरियड कितना होता है और हाँ, विल दे रिकवरी रिकवर और नॉट? इसके अंदर रिकवरी हम द इसको हम जब डिवाइड करते हैं ना, इसके अंदर है थैलेसीमिया मेजर भी है और माइनर भी है और इंटरमीडिएट भी है। और माइनर के अंदर ये इसके अंदर कोई सिम्पटम नहीं होते और ना ही हमें ब्लड डोनेशन या किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी इस पेशेंट के अंदर, जो माइनर होते हैं, थैलेसीमिया माइनर और इंटरमीडिएट में कभी-कभार हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उनके लिए और जो मेन है, जो मोहलिक है, जो जानलेवा भी है, वो है थैलेसीमिया मेजर। उसके अंदर जब हमें पता चलता है वो तकरीबन कोई है 5 महीने, 6 महीने से स्टार्ट में हमें बताया जाता है वालिदैन की तरफ से जी बच्चा पीला हो रहा है, इस तरीके से उनके पेट बढ़ रहा है यानी तीली और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ग़िज़ा कम है और बच्चा अगर 6 महीने का है तो लगता है कि वो 3 महीने का है। इस तरह की यानी चीज़ें वो वालिदैन आके बताते हैं तो हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो उससे पता चलता है जी ये अनीमिक है, बच्चा अनीमिया खून की कमी है। तो सबसे पहले हम यानी कि जो टेस्ट करवाने होते हैं वो सीबीसी करवाते हैं, उसमें खून देखते हैं कि किस हद तक कम है, फिर वजूहात सीरम फेरेटिन लेवल चेक कराते हैं। उसके बाद भी अगर यानी ये चीज़ें ना मतलब ये है इसके अंदर चीज़ें आ रही हों, तो फिर हम यानी कि ये थैलेसीमिया प्रोफ़ाइल करवाते हैं इसके अंदर। और ये जी। जो इसका अरसा है प्रिवेंटिव या इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का, ये तो मेरे ख़्याल में अगर थैलेसीमिया मेजर है, इसके अंदर तो हम हर वक़्त ही यानी हर 15 दिन बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते रहते हैं। इसके अंदर एक कोई और हल नहीं है, हमारे पास सिर्फ़ एक ही क्यूरेटिव हुँ। हल है क्योर कर सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा ह जो भी बच्चा थैलेसीमिक है, अगर हमें फ़ौरन पता चल जाता है 5 या 6 महीने के अंदर कि ये थैलेसीमिया मेजर बच्चा है, तो उसमें हमें फ़ौरन एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। इसका एक ही हल है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो उम्मीद यही है कि हम इर्द-गिर्द देखते हैं जी उसके बच्चे को खून लगा रहे हैं, वो बच्चा अभी तक ठीक है, ये खून लगाते-लगाते ये मुश्किल खेल है। हमें सबसे ज़्यादा छोटी उम्र में ही 5 से 6 महीने के अंदर से ही फ़ैसला कर लेना चाहिए अगर हमें पता चल जाता है। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है वालिदैन के लिए पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारा बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। जब इन्हें पता चल जाता है कि ये है तो उसके अलावा ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की पता नहीं क्या है, उसके उसके बारे में नहीं पता इनको वालिदैन को।
तो इस हवाले से थोड़ा-सा उनके लिए इश्यू होता है। जब तक इनका एचएलए टेस्ट नहीं कराया जाता या डोनर नहीं ढूँढ लेते या डोनर को जब डोनर का पूछते हैं, वो कहते हैं कि इसके बहन-भाई देंगे, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, इस हवाले से। जब परेशान होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहेंगे कि डोनर को भी नुकसान होगा, पहले से एक बच्चे को थैलेसीमिया है और दूसरे से वो डोनेट करवा रहे हैं बोन मैरो, तो ये उनके फिर उन पे फैसला आ जाता है कि वो फिर परेशान हो जाते हैं इस हवाले से। फिर उन्हें बताया जाता है, काउंसलिंग की जाती है भ कि इसके अंदर देने वाले बच्चे को बोन मैरो जिसका हम ले रहे हैं, उसको भी नुकसान नहीं है और जिसको दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसका इससे। भी। और ये जो ब्लड डोनेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये इतना ज़्यादा यानी कि इसके अंदर मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी जो ड्यूरेशन है, वो बहुत कम है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर। जी। अ, जी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनको डेली बेसिस पे कितना ब्लड की ज़रूरत होती है? कितने ब्लड लीटर्स इन्हें जी, लगते हैं डेली बेसिस पे इन पेशेंट्स को? हाँ। अच्छा मैं बताता चलूँ कि जो थैलेसीमिक पेशेंट जब डायग्नोज़ हो जाते हैं, तो इन पेशेंट के लिए ना डेली बेसिस पे तो ब्लड हम देखो ना इतने सारे प्रिक हो रहे होते हैं, 6 महीने से ब्लड हम डोनेट करना या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को। इसमें हुँ। ये है कि हम डेली बेसिस पे पहले तो कर नहीं सकते। हम इनको जब ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 15 डेज़ है। यानी कि 15 डेज़ के अंदर हम उनको ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं ब्लड, वो भी यानी कि सीबीसी चेक करवा के और उसमें ये खतरा होता है कि अगर हम 15 डेज़ पे करा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़ और उसके बाद 15 डेज़ के बाद दोबारा करा रहे हैं, खून के अंदर आयरन है, आयरन जो हमारे टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जैसे हार्ट है, लिवर है, पैंक्रियाज़ है या स्प्लीन है, इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आयरन। आयरन की मिकदार बढ़ जाए तो वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो हम देखते हैं कि बच्चे को फिर आयरन चेलेशन की तरफ ले जाते हैं, कुछ हाइड्रॉक्सी यूरिया कैप्सूल हैं, वो देते रहते हैं ताकि ये हम ड्यूरेशन को कम करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरेशन को कम कर सकें इसमें। अमूमन जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं वो 15 डेज़ है थैलेसीमिया को। 15 डेज़ जी। जी, यही तो है चीज़ जो कि लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से अगर ये डिज़ीज़ होती है तो आपको किस तरीके से लेके जाना है। अच्छा इसकी जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में क्या आप कहेंगे कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि बिफ़ोर मैरेजेस टेस्ट होने चाहिए जिसके वजह से मतलब ये डिज़ीज़ होती है कि अगर आप माइनर हैं दोनों तो आपके बेबी में आ जाता है। तो क्या होना चाहिए? पहले टेस्ट करवाना चाहिए पेरेंट्स को बिफ़ोर मैरेजेस के ताकि बीमारी आगे मत फैले? क्योंकि ये भी जी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं इस है पे लोगों में। जी, जी, इस पे बिल्कुल पहले से भी काम हो रहा है मेरे ख़्याल में कि ये टेस्ट कहीं न कहीं हो रहे हैं आजकल हमारे मेरे ख़्याल में लॉ में भी है तो टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर थैलेसीमिया के अंदर स्पेशली थैलेसीमिया के टेस्ट और अमूमन मेरे इर्द-गिर्द जितने भी केसेज़ आए हैं, 2 बच्चे हैं, तकरीबन जहाँ पे मेरे एम्प्लॉयी हैं, जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ, वो मेरे वार्ड क्लीनर जी। हैं, उनके दोनों बच्चे थैलेसीमिया के और दोनों का उन्हें नहीं पता था कि ये पहले बच्चे के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो 3rd बच्चे की तरफ जा रहा था तो मैंने उन्हें बताया कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले हमें किसी ने भी नहीं बताया इस हवाले से हम मेरे 2 बच्चे अब थैलेसीमिया के दोनों बच्चे उनके अफ़ेक्टेड हैं। अब ये है कि पहले-पहले हमें अब दु बच्चे तो हो गए यानी कि अब हमने पहले नहीं पता चलाया कि हमें थैलेसीमिया मेजर है। जब पता चल गया अब हुँ। थैलेसीमिया मेजर है तो उसके अंदर ये है कि हम अब क्या कर सकते हैं? पहले तो उन लोगों के है क्योंकि अब जितना हो चुका है हमारे हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 60,000 से 1 लाख तक रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बेबीज़ हैं, जो इस मसाइल से यानी कि इस बीमारी से गुज़र रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए ये कहूँगा कि जब बच्चे का आप लोगों को पता चलता है कि तकरीबन कोई 6 महीने से, तो उससे पहले बेहतर है सबसे बेहतर फ़ैसला इंसान का यही होता है कि आप लोग ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ। काफ़ी कॉस्टली है। इसमें ये होता है कि इसमें एनजीओज़ काफ़ी आगे आ जाते हैं, एनजीओज़ हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है उसमें यानी कि और काफ़ी सारी चीज़ें यानी उसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले उनके अपने ही फैमिली को ये बड़ा फ़ैसला यानी कि जब वो फ़ैसला करते हैं उनके वालिदैन ही और सिबलिंग्स डोनर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हैं और अगर वालिदैन में बहन-भाइयों में नहीं है देन वालिदैन में भी चेक करते हैं, अगर वालिदैन में भी नहीं यानी कि मैच हो रहा तो उसके बाद ना
यहाँ पे जितने भी थैलेसीमिक सेंटर हैं, तो वहाँ पे जाके मैच करवाते हैं, उनके अंदर वेबसाइट है, उनके अंदर जो डोनर हैं उन्होंने अपने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, उससे वो मैच कराते हैं। अगर वो मैच कर जाते हैं देन वो जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। जी, तो आपका कहना ये है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो इसका ट्रीटमेंट है वो यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ जी, पेशेंट्स के लिए। जी। क्योंकि ये देखिए ना ये बहुत कम डिसीज़न ले रहे हैं बोन मैरो क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। हर फैमिली के लिए, हर बेबी के लिए यानी कि जो थैलेसीमिक है उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना और ट्रांसप्लांट लफ्ज़ सुन लेना और फिर बोन मैरो पता नहीं क्या-क्या वो करेंगे कि डोनर भी अपनी जगह खौफ़ज़दा होता है और पहले कहते हैं पहले से एक बेबी अफ़ेक्टेड है, फिर दूसरे का बोन मैरो लेंगे। ये सब यानी कि खौफ़नाक चीज़ें हैं उन फैमिलीज़ के लिए। हम तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, बच्चे भी देखे हैं अफ़ेक्टेड बच्चे जो थैलेसीमिक सेंटर विज़िट करके और इनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ यानी कि बच्चे को देख लें इतना यानी कि मुरझाया हुआ, काफ़ी देर से वो हर 15 दिन बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, प्रिक करते हैं। और उसमें यही डर होता है कि कहीं ब्लड रिएक्शन ना हो जाए, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो जाए और दूसरे जो डिज़ीज़ेज़ का खौफ है, यानी कि अगर डोनर ब्लड दे रहा है तो उसके अंदर कहीं हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, कहीं एचआईवी तो नहीं है, कहीं सिफिलिस तो नहीं है, कहीं मलेरिया तो नहीं है। ये 5-6 डिज़ीज़ेज़ हैं जो हम पहले चेक कर लेते हैं जो डोनर होता है ब्लड देने वाला, उसके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर हम डोनेट करवाते हैं। फिर भी एक खौफ होता है जो कि पता नहीं कोई और बीमारी भी हो सकता है, बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं और सबसे जो बड़ा खौफ यही होता है कि कहीं रिएक्शन ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जो हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? सबसे बड़ी वजह जी। ये है कि हमारे यहाँ अब जैसे लॉकडाउन है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, तो उस इस हवाले से सबसे पहले तो हम देखते हैं ऐज, उसके अंदर 18 ईयर से 60 ईयर तक, 18 साल से 60 साल तक का जो बंदा है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं वेट, उसके अंदर वेट भी लाज़मी है, 50 प्लस जो वेट है, 55 एवरेज जो वेट है, वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद हम उसको भी डोनेट तब इजाज़त देंगे, तब हम जब जाएँगे वो मेंटली और उसके बाद उसकी एचबी लेवल वो बेहतर है, 12.5 है, 13 है, उस हवाले से तब जाके वो ब्लड डोनेशन की तरफ जाए और उसके अंदर फिर देखते हैं कि उसके अंदर कहीं हेपेटाइटिस बी या सी या एचआईवी या सिफिलिस या मलेरिया या कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है। वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम डोनर को यानी कि एक्सेप्ट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें इस हवाले से। जी, तो इसके बारे में किसी को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले सारे टेस्ट हो जाते हैं। ब्लड जी, ट्रांसफ्यूज़न से बिल्कुल। पहले सारे टेस्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होती है इस बारे में। अच्छा, जी, जो आजकल क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस का, कहने में ये आया है लोगों के दरमियान में बहुत से कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बहुत ज़्यादा। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेकिन लोगों में ये भी खदशात है, लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे इस डर से कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो क्या ये दोनों रिलेटेबल हैं? क्या इसका फ़र्क पड़ता है ब्लड डोनेशन से? क्या डोनेट करने से जो है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है? ऐसा कुछ है? जी। ये है कि आप देखते हैं आजकल के जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक पेंट एक दिन में एक डोनेट कर सकता है। तो उसके अंदर जो हम फ़ील करते हैं यही है कि हम फ़ील कर रहे होते हैं जी थकावट है। थकावट फ़ील कर रहे होते हैं, हुँ। जैसे हमें लग रहा होता है कि हम काफ़ी कमज़ोर हो गए। दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक यानी कि अच्छा प्रोसेस है ब्लड डोनेट करना। मैं इसको बड़ा यानी कि अच्छे तरीके से आपको बता दूँ कि इम्यून सिस्टम में जो ये हम वही जो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, तकरीबन ये 1 पिंट के अंदर हमारे 4 प्लस के करीब है मिलीलीटर के अंदर ब्लड। तो वो हमारे इसके अंदर इसके बाद हमारे इम्यूनिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जस्ट हुँ। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम थकावट या कुछ चक्कर आना या इस तरीके से वीकनेस महसूस करना, ये थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, दरअसल ऐसा है नहीं।
ठीक है ना? जी, इतने ये नॉर्मल है। ये ब्लड का जितना हम देते हैं 1 पेंट तकरीबन जिस्म के यानी कि 10वां हिस्सा होता है जो हम डोनेट कर रहे होते हैं। 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा हम डोनेट कर रहे होते हैं और 10वें हिस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की उसपे फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो हैं 1-2 घंटे तक वो ड्राइव ना करें और 24 घंटे तक वो कोई एक्सरसाइज़ ना करें जब ब्लड डोनेट करें। तो इस वजह से यानी कि जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए, उसके बाद एक्टिविटी भी कर सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर है। सब कुछ ठीक है और वो यानी कि हमारे जो प्रोसेस है, सेल बनना शुरू हो जाते हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके अंदर कोई वो नहीं है, अ, इम्यूनिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि जो ये डिज़ीज़ है, ये सिर्फ़ बच्चों को होती है, छोटे बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज़ या आम आदमी को भी हो सकती है, आम पर्सन को भी हो सकती है? जी। अच्छा मैं बता दूँ कि ये जो डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ अमूमन बच्चों में ही है। मतलब बच्चों से जब आप देखते हैं कि जब ये हम इसको डायग्नोज़ करते हैं, बच्चों में जब 5 से तकरीबन कोई 5-6 महीने के बाद ही पता चलना शुरू हो जाता है इसका कि किसी को थैलेसीमिया मेजर है। और या माइनर है या इंटरमीडिया है। इसके अंदर यही है कि वही बच्चे होते हैं, वो ट्रांसफ्यूज़ करते जा रहे होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, कोई 20 साल तक, 30 साल तक वही होते हैं, जिनके अंदर शुरू से ही बीमारी है। ये नहीं है कि आप उसके अंदर हैं। अमूमन जो पता चल जाता है, वो तकरीबन 1 ईयर के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा बच्चे इंटरनेट इश्यू की वजह से हमें डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि एक तो इम्यून सिस्टम का जो है कोई इश्यू नहीं है इससे, ब्लड डोनेशन से हमारे इम्यून सिस्टम का कोई लिंक नहीं है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो अब इसके थ्रू दूर हो जाएगी और एक्चुअली इस सेशन का मेन मकसद ही ये है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो ताकि उन्हें पता चले कि ये है क्या और इसको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो कि नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं और आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। ये ऐसा क्राइसिस है हमारी पूरी दुनिया ऐसे क्राइसिस से गुज़री है जिसमें हमें अपनी लाइफ़ की और जो है अपने रिश्तेदारों की उनकी हम लाइफ़ बचाने के लिए दिन-रात तग-ओ-दो कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इन बच्चों का भी ख़्याल करें, दूसरों के बारे में भी सोचें और जो है ब्लड डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें। इनको भी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने का हक उतना ही है जितना कि आम नॉर्मल बच्चे को होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल प्ले करें जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस ऑफ़िसर्स ये सारे स्टाफ हमारी जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं इस क्राइसिस में अपना-अपना रोल प्ले कर रहा है, इसी तरह हम सबको भी चाहिए कि अपना रोल प्ले करें इस क्राइसिस में। और डॉक्टर साहब ने हमें फिर जॉइन किया। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। जी। तो क्वेश्चन ये था उनका कि जी, जी, बच्चे जी, को होता है और ये बड़ों को नहीं जी, होता, ये इसके बारे में। जी। अच्छा उसके अलावा भी कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर ये है कि कितने चांसेस होते हैं, किस उम्र में यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या किस उम्र में हम इसके इलाज की तरफ जाएँ और कौन से बच्चे यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि जिनके अंदर सक्सेसफुल है, कितने चांसेस हैं सक्सेसफुल के। मैं बताता चलूँ कि जब आप हम लोग सारे किसी भी बच्चे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आयरन स्टेटस देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए फ़ायदा ये है कि वो उम्र कम हो, तकरीबन 5 साल से कम हो, 2 साल से 5 साल के अंदर यानी कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएँ। उसके बाद अखराजात भी बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं, सबसे अहम बात ये है। और ये तीसरी बात ये है कि उसके अंदर लिवर बिल्कुल ना बड़ा हो, लिवर और फाइब्रोसिस ना हो लिवर के अंदर और ये चीज़ें ना हो तो हम सक्सेसफुल यानी कि 90% तक सक्सेसफुल हैं यानी कि इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में जब मुझे अभी क्वेश्चन आया है कि किस सूरत में नहीं कर सकते ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ये चीज़ें नहीं कर सकते, मैं बता दूं कि जब लिवर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए लिवर के अंदर, क्योंकि ये चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, इसके बाद हम नहीं कर सकते यानी कि
और एक और सवाल भी आया था, मैं उनका भी जवाब देता चलूं कि वो पूछ रहे हैं कि जब रिजेक्शन हो जाए, फर्ज करें आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए हैं तो रिजेक्ट कर दें किसी की बॉडी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में उसके लिए और हम ये देखते हैं कि दोबारा से हम स्टेटस देखते हैं, वेट करते हैं और कोशिश करते हैं उसी सब लिंक से जिसने पहले यानी कि अपना जो है ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप को पेश किया था, उससे ही ट्रांसप्लांट के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे उसी से, यानी कि या तो फिर उसके लिए उसके और फैमिली के मेंबर को देखेंगे और दोबारा से यानी कि ट्राई करेंगे ट्रांसप्लांट की तरफ। और ये है कि जो आजकल जितना भी है, जहाँ पे भी है, मैंने मेरे ख्याल में लास्ट जो मेरी बात हुई है वो है डॉक्टर हैथनेट फाउंडेशन के अंदर, तो उन्होंने यही बताया है कि देखें ये हम पे डिपेंड है कि हम कितना ब्लड डोनेट करेंगे, तो वो कितने थैलेसीमिक बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ये यानी कहीं पे भी नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम डोनेट करेंगे तो वो बुलाएंगे। वो कहते हैं कि मेरे पास जहाँ पे 60 डोनर आते थे, आज वहां पे 10 आ रहे हैं, ठीक है ना, कोरोना की वजह से। अब देखे ना, जहाँ पे 10 जा रहे हैं तो 10 कितने को बचा पाएंगे, कितने बेबीज होंगे वहां पे, कितने को डोनेट जी, कर पाएंगे? तो वही बात है ना, जितने ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा ही बच्चे उससे मुफी यानी कि फायदा उठा सकते हैं। इसमें हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हमें जो देने, हमेशा डोनर जो होता है ना, देखो एक चीज याद रखें, जो आप लोग हम लोग जाते हैं ना डोनेट करने कुछ भी, तो हम किसी की जिंदगी बचा रहे होते हैं। ये देखें, अगर बिल्कुल। हमें सुनने को मिले ये कोई किसी को बच्चे को खून नहीं मिला तो वो इस वजह से चला गया इस दुनिया से, ये हमारे लिए सवालिया निशान नहीं है? हमें जाना चाहिए। बिल्कुल। काफी अलार्मिंग है हमारे पास जिस तरीके से जो डोनर हैं वो उनको पता ही नहीं है। और कुछ लोग मेरे ख्याल में फॉरेन कंट्रीज के अंदर ना जो यंग होते हैं और अपना ब्लड डोनेट करके बैंक जमा करा देते हैं कि कहीं हमें ना जरूरत पड़ जाए मुश्किल सूरत में, वो डोनेट लाजमी कराते हैं, यानी कि दूसरे के लिए कराएं ना कराएं, अपने लिए लाजमी करा के रखते हैं कहीं हुँ, मुश्किल में हमें ना। लेकिन यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट सोसाइटीज हैं या मेडिकल स्टूडेंट है स्पेशली, बहुत आगे होते हैं इस हवाले से। यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हैं, उनके स्टूडेंट्स को यंग हैं, क्योंकि ये एक सदका है मेरे ख्याल में, उनको आगे आना जी, चाहिए और डेली बेसिस पे यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप भी होने चाहिए। और वहाँ पे जितने डोनर जाएंगे तो वो यकीन करें कि जब आप लोग एक थैलेसीमिक बच्चे के फेस पे खुशी देखते हैं जब उनको ब्लड डोनेट कर, मुझे तो इतनी कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब इस वक्त हम फलां बंदा, क्योंकि कभी कभार ना हम एक बंदा हायर कर देते हैं अगले बंदे के, इस बच्ची के लिए ये बंदा ब्लड डोनेट करता रहेगा। जब वो बंदा इधर उधर हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि जी अब क्या होगा, कि वो बंदा तो चला गया है, अब ब्लड डोनेट कौन करेगा? तो फिर दोबारा से जी, हम कोई ना कोई बंदा अरेंज कर लेते हैं उसी के जो है ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप देख के। और काफी सारे मेरे ख्याल में यहाँ हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वॉलंटियरली ही ब्लड डोनेट करते रहते हैं, उनको आगे आना चाहिए इस क्राइसिस में। और ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त जरूर है, शॉर्ट पीरियड है, हमें आगे आना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि इसके अंदर इम्यूनिटी कम होगी, इसके अंदर हमारा कुछ नुकसान होगा। ये मेरे ख्याल में ये नुकसानदेह नहीं है और बल्कि ये फायदेमंद है हमारे लिए। जी। और जी इस पे एक और क्वेश्चन भी है कि जो हेल्दी पर्सन है वो कितने टाइम बाद डोनेशन दे सकता है अपने ब्लड की? कितने टाइम हाँ बाद वो हाँ डोनेट कर जी सकता है? जी बिल्कुल। मैं बता दूं, कम अज कम ये जो हमारे हेल्दी जनरेशन है इसके अंदर एक बंदा 4 महीने तक, 4 महीने तक, 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई डोनर है तो वो ज्यादा भी नहीं कर सकता, 4 महीने के रूल को भी फॉलो ना करे, वो जस्ट 1 साल के अंदर 2 दफा डोनेट लाजमी करे। तो ये जी, बिल्कुल रूटीन रूटीन के काम है, यानी कि अगर वो साल के अंदर 2 दफा डोनेट कर रहा है और जिंदगी में 10 से 12 पेंट ऑफ जो बोतल्स हैं वो डोनेट कर रहा है, मेरे ख्याल में उससे बड़ा अगर तो वो अच्छा काम कोई भी नहीं कर रहा है। जी, जिंदगी में बिल्कुल। अगर 10 से 12 बोतलें दे रहा है किसी और, कोई जिंदगी बचा रहा है वो किसी। हाँ जी।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें हमारे साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और उम्मीद है लोगों को हमारा सेशन आज का बहुत जी, जी। पसंद आया होगा। मैं आखिर में एक बात ऐड ये भी करना जी, जी। चाह रहा हूँ कि देखो ना, जब बार-बार ट्रांसफ्यूजन तकलीफ सहना एक पेशेंट के लिए, दवाइयों जी। के लिए, हम उनके दर्द को कहीं कम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी खून की कमी की वजह से जान ना चली जाए। कितनी राहत होती है जब उनके माँ-बाप को पता चलता है कि अब उनका बच्चा ठीक है। उनके बच्चे के लिए कोई डोनर आया ब्लड डोनेट करने के लिए। ये सबसे जी, खुशी की बात होती है किसी के लिए। तो हमें आज से यानी कि वादा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ के देखो खून की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। ये नहीं है किसी ऐसा हादसे है। में, किसी बीमारी में है। इसमें हमें पता है कि इसमें ज़रूरत है। हत्ता के हज़ारों लोग ऐसे हैं, जो हर 15 दिन यानी 15 दिन बाद उनको खून की ज़रूरत है। इतने सारे यानी कि लाखों में हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, वो तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक हैं, जिन्हें हर 15 दिन बाद यानी कि 1 पॉइंट की ज़रूरत है। तो उस हवाले से हमें जो रिसर्च करना चाहिए, जितने भी थैलेसीमिक सेंटर हैं, उन सबसे ये अहम है। जी मैडम। जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह के डॉक्टर नहीं, साहब ने मुझे हमें मुझे बताया है उनकी वीडियो जो है लैग कर गई है किसी वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड डोनेशन, आपका दिया हुआ खून किसी की जान बचा सकता है। वो बच्चे इस टाइम उम्मीद लगाए आप लोगों के साथ बैठे हैं और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उनकी उम्मीद बरकरार रखें, उनकी उम्मीद टूटने ना दें। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को और अल्लाह हाफ़िज़।